सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज स्टडी करने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने क्या किया था कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के कुछ एक जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किए थे कि उसके हेड पर जो एंटीना लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो कितने होते हैं, उसका बेसिक वर्क क्या होता है। इसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया था कि उसमें जो एंटीना है वो बेसिकली स्मेल रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कल के लेक्चर में कि ये जो सिंपल आई होते हैं या फिर जो कंपाउंड आई होता है, मतलब संयुक्त प्रकार के नेत्र और साधारण प्रकार के नेत्र के बारे में भी हमने क्या किया था, स्टडी किया था। इसके साथ साथ हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में जो अब तक हमने कंप्लीट जो फाइलम स्टडी कर चुके हैं उससे रिलेटेड 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है उसको स्टडी करने के बाद मैं आपको आज बताने वाला हूं लाइफ प्रोसेसेस ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम। ठीक है, हम आज पढ़ने वाले हैं कुछ एक जैविक प्रक्रमों के बारे में कि आखिर ये जो जैविक प्रक्रम होते हैं वो किस तरह से या फिर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर में, जिसके थ्रू क्या होता है यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस जैविक प्रक्रम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हम वन बाय वन उन सभी लाइफ प्रोसेस के क्या करेंगे, हम स्टडी करने वाले हैं। आप जानते हैं कि फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो होता है हम स्टडी करते हैं वो क्या होता है। यहाँ पे फर्स्ट लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये क्या है, मैंने कहा बेसिकली ये जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये क्या होता है, हम पाचन के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है ये क्या है, हम पाचन के बारे में देखने वाले हैं। तो ये जो डाइजेशन की अगर बात करें, ठीक है, कि यहाँ पे पाचन जो है इस पर्टिकुलर फाइलम में किस प्रकार से होता है, तो ये कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उसमें पाचन जो है बाह्य कोशिकीय प्रकार का होता है। मतलब ये इनसाइड द सेल ना होकर के आउटसाइड द सेल होता है, कोशिका के बाहर संपन्न होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल करते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का जो प्रोसेस है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा यहाँ पर हमने प्रीवियस जो भी फाइलम स्टडी किया उसका जो लाइफ प्रोसेस पढ़ने का जो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है, क्रम होता है, वो डाइजेशन के बाद हम रेस्पिरेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, और डाइजेशन में हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ कि उसमें जो है इनसाइड द सेल होने वाला है डाइजेशन या आउटसाइड द सेल होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आउटसाइड द सेल होता है, मतलब कोशिका के बाहर पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है इन द मेंबर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर कैरेक्टर को, जो कि क्या है, मैंने कहा डाइजेशन के बाद जो जैविक प्रक्रम हम पढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेस हम पढ़ते हैं, वो क्या होता है, ये होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फाइलम में जो है श्वसन या फिर रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर श्वसन या फिर रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इस पर्टिकुलर फाइलम के मेंबर में। ठीक है, इस संघ के सदस्यों में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। हम उन सभी संरचनाओं को वन बाय वन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैंने कहा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम देखते हैं। बेसिकली ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैं बताता हूं ये क्या है, इसे कहा जाता है गिल्स। क्या कहते हैं, इसे गिल्स कहते हैं। गिल्स के साथ साथ इसके लिए एक और टर्म हम यूज कर सकते हैं, इसे कहा जाता है ब्रेंकिया। क्या कहते हैं, इसे ब्रेंकिया कहते हैं। गिल्स या फिर ब्रेंकिया का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है क्लोम। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, इसे क्लोम कहा जाता है। तो गिल्स के थ्रू भी यहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, गिल्स के साथ साथ यहाँ पे और क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पे जो है बुक लंग प्रेजेंट होता है। क्या होता है, यहाँ पे जो है बुक लंग जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। क्या कहते हैं, मैंने कहा यहाँ पे
ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिससे क्या संपन्न होता है, जिससे श्वसन की प्रक्रिया जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रेकियल सिस्टम के साथ साथ मैंने कहा बुक गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। किसमें? मैंने कहा ये जो है बेसिकली बुक गिल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसी का एक मेंबर हम पढ़ेंगे किंग क्रैब। ठीक है, ल्यूमिनस जिसे कहते हैं, जीवित जीवाश्म जो होता है, वहां पे आप देखेंगे बुक गिल्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, श्वसन के लिए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे श्वसन के लिए पाया जाएगा उसके बारे में हम 1 बाय 1 स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। देखिए इन सभी बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा कुछ एक मेंबर्स में बात करें, यहाँ पे लिखा कुछ एक मेंबर, मतलब सम मेंबर्स की बात करते हैं, कुछ सदस्य की बात करते हैं इस संघ के। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मैंने कहा उसमें बॉडी सरफेस से भी रेस्पिरेशन हो सकता है। किससे? मैंने कहा बॉडी सरफेस मतलब आप जानते हैं शरीर के सतह से भी हो सकता है। और ये बेसिकली किस प्रोसेस से होता है, मैंने कहा ये डिफ्यूजन से होता है। किससे होता है ये, मैंने कहा ये विसरण से पॉसिबल हो पाता है। हम एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है आर्थ्रोपोडा फाइलम में, वो बेसिकली उसके लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने कहा देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ गिल्स एंड एज वेल एज द ब्रेंकिया, यहाँ पे क्लोम पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लोम के अलावा बुक लंग प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है, बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ सदस्यों में मैंने कहा क्या होता है, यहाँ पे शरीर के सतह से भी क्या हो सकता है, श्वसन की प्रक्रिया हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम देखेंगे कि ये किसके थ्रू होता है, ये विसरण के द्वारा होता है या फिर ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता दूं, हमने स्ट्रक्चर को देखा लेकिन आप ये जानते हैं कि हैबिटेट के बेसिस पे, मतलब वास स्थान मतलब प्लेस ऑफ लिविंग के बेसिस पे, ये स्थलीय प्रकार के भी होते हैं और जलीय प्रकार के भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर जब भी हम किसकी बात करेंगे, ऐसे ऑर्थ्रोपोड्स की बात करेंगे। ऑर्थ्रोपोड्स किसे कहते हैं, जो मेंबर ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के होते हैं उसको क्या कहते हैं, वो सभी जीव जो ऑर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं उसे ऑर्थ्रोपोड्स कहते हैं। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम है, ऑर्थ्रोपोड्स जो होते हैं मेंबर होते हैं। ठीक है, और ये ऑर्थ्रोपोड, ऐसे ऑर्थ्रोपोड्स की मैं बात करूं जो कि कहां पाए जाते हैं, जिनका हैबिटेट प्लेस ऑफ लिविंग कहां हो, मैंने कहा वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक्वेटिक होते हैं। तो उसमें श्वसन किसके माध्यम से होगा, जनरली ये कहा जाता है जितने भी एक्वेटिक या फिर जलीय ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं, क्या मैंने कहा जितने भी एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स का मीनिंग मैंने क्या बताया, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स का मीनिंग होता है, एक्वेटिक का मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा H2O। ये कहां पे मिलेंगे, मैंने कहा ये H2O में मिलेंगे, मतलब वाटर में मिलेंगे। ठीक है, तो ये जल में पाए जाने वाले ऑर्थ्रोपोड्स में सामान्यतः जो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो विद द हेल्प ऑफ गिल्स एंड ब्रेंकिया से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन सभी पर्टिकुलर जीवों की जो कहां पाए जाते हैं, जल में न मिल करके स्थल पे पाए जाते हैं, स्थलीय होते हैं, स्थलीय जीव की बात कर रहे हैं जो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। ठीक है, ये देखिए यहां पर मैंने आपको बताया है बुक लंग और ट्रेकियल सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, बुक लंग और ट्रेकियल सिस्टम के बारे में। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो बेसिकली मैंने कहा ये जो है किस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने वाले ऑर्थ्रोपोड में देखा जाता है, तो यहां पर कहा जाता है ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे, मैंने कहा ये जो टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, मैंने कहा ये टेरेस्ट्रियल का मीनिंग होता है कि ऐसे ऑर्थ्रोपोड जो कहां रहते हैं, जो बेसिकली यहां पे स्थल पे मिलते हैं। कहां मिलते हैं, मैंने कहा जो लैंड पे मिलते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, ये जो है इसमें जो श्वसन होता है वो बुक लंग से होता है या फिर किससे होगा, ट्रेकियल सिस्टम से होगा। तो ये कुछ एक पॉइंट जो है आपको इसमें ऐड करना होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्टडी किया। संरचनाओं के साथ साथ हमने ये भी देखा कि जलीय और स्थलीय प्रकार के, मतलब एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल टाइप के जो ऑर्थ्रोपोड होते हैं उसमें कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर फॉर रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 बेसिक प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया। मैंने आपको डाइजेशन के बारे में बता दिया, डाइजेशन के साथ साथ मैंने आपको रेस्पिरेशन श्वसन के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं जो आपने प्रीवियस फाइलम में स्टडी नहीं किया था। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ऑर्थ्रोपोडा जो फाइलम है वो क्या है, एनिमल किंगडम का, एनिमल डाइवर्सिटी का, जंतु जगत का सबसे लार्जेस्ट फाइलम होते हैं। ठीक है, और इसके जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो दूसरे
फाइलम से क्या होंगे, जो अब तक हमने स्टडी किया है उससे कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल प्रकृति के होते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे अब मैं बताने वाला हूं रेस्पिरेशन के बाद हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आपको पता है। उसके बाद हम परिसंचरण के बारे में पढ़ते हैं। यहां पे मैं बताऊंगा सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, यहां देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर परिसंचरण तंत्र की यहां पे बात करें तो ये कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर विच बिलोंग टू द ऑर्थ्रोपोडा फाइलम, कि मतलब अधिकांश सदस्यों में, ठीक है, अधिकांश सदस्यों में जो कि ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें ओपन टाइप का क्या होगा, मैंने कहा यहां पे ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखिए यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम को मैंने सीएस से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, सीएस का मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है, मैंने कहा यहां पर जो परिसंचरण तंत्र होता है वो ओपन टाइप का होता है अधिकांश सदस्यों में, तो मैंने लिख दिया यहां पे मोस्टली। ठीक है, लेकिन यहां पर मोस्टली लिखा है, मतलब कुछ एक सदस्य फिर ऐसे होंगे जिसमें ये ओपन टाइप का नहीं होता। वो कौन सा है, देखिए ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में ही हम एक क्लास की बात करते हैं, उसे कहा जाता है क्रस्टेशिया क्लास। ठीक है, जिसमें ये प्रॉन आते हैं, झींगा मछली आते हैं, क्रैब आते हैं, ठीक है, डेफनिया, साइक्लोप्स, ये सभी सदस्य आते हैं क्रस्टेशिया में। तो उसमें क्या होता है, अगर हम यहां पे इसी फाइलम के एक क्लास की बात करें, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्रस्टेशिया। क्या कहते हैं इसे क्रस्टेशिया कहा जाता है। ठीक है, और ये जो क्रस्टेशिया क्लास के जो मेंबर होते हैं स्टूडेंट, इस क्रस्टेशिया क्लास के मेंबर में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र मिलता है, मैंने कहा यहां पर क्लोज टाइप ऑफ मिलता है। क्या, मैंने कहा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र यहां पे क्रस्टेशिया वर्ग में मिलता है, बल्कि मैंने कहा जो दूसरे वर्ग के मेंबर होंगे मोस्टली उसमें क्या मिलता है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ठीक है, इसी पर्टिकुलर सर्कुलेशन को ही हम क्या करते हैं, डिटेल में और स्टडी करते हैं। मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। यहां पर देखिए मैंने कहा इस पर्टिकुलर टॉपिक में ही हम इसको कंटिन्यू करते हैं, सर्कुलेशन को ही यहां पे हम स्टडी करते हैं। देखिए सर्कुलेशन के बारे में और वो बातें जो हमें जानना चाहिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हम क्लास किसकी बात करते हैं, अगर हम क्लास इंसेक्टा की बात करते हैं, ठीक है, आपको मैंने बता रखा है इंसेक्टा जो है ऑर्थ्रोपोडा का जो है वो क्लास है। ये जो है कीट वर्ग होते हैं जिसमें बहुत सारे क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्टा क्लास को ही क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे ही कहा जाता है हेक्सापोडा। क्या कहते हैं इसे हेक्सापोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इंसेक्टा क्लास के मेंबर्स होते हैं उसके बारे में क्या कहा जाता है कि इस इंसेक्टा क्लास के मेंबर में आपको इतना पता है कि ये जो इंसेक्टा क्लास है वो भी एनिमल डाइवर्सिटी का, एनिमल किंगडम का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्लास कंसीडर किया जाता है। और लार्जेस्ट फाइलम क्या होता है, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम। ठीक है, और लार्जेस्ट क्लास किसको कहते हैं, मैंने कहा इंसेक्टा को कहते हैं। लेकिन यहां पे हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेशन, परिसंचरण के बारे में आपको बता रहा हूं। अगर परिसंचरण की अगर बात करें स्टूडेंट, तो इसमें क्या कहा जाता है कि इस इंसेक्टा क्लास में जो है पर्टिकुलर जो भी इसमें ब्लड होता है, इसमें पाए जाने वाले रक्त की अगर बात करें, अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ये जो ब्लड होता है इसके ब्लड को क्या कहते हैं, तो इसके ब्लड को हम कहते हैं हीमोलिम्फ। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है हीमोलिम्फ। लेकिन इस पर्टिकुलर हीमोलिम्फ के बारे में आपने मेरे से पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल पॉइंट क्या है, स्पेशल पॉइंट ये है कि इसके रक्त को हीमोलिम्फ तो कहा जाता है, लेकिन इस हीमोलिम्फ में क्या देखने को मिलता है, इस हीमोलिम्फ में हमें बेसिकली क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या अब्सेंट होता है, यहाँ पे ब्लड पिगमेंट क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। मतलब ब्लड पिगमेंट कहने का मतलब यहाँ पर रक्त वर्णक नहीं पाए जाते हैं, रक्त वर्णक क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके ब्लड को, यहाँ पे इंसेक्टा क्लास के मेंबर्स की बात कर रहा हूं या फिर कुछ अदर क्लास के मेंबर की बात करें वो भी पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन क्रस्टेशिया क्लास की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रस्टेशिया क्लास के अलावा किसी भी क्लास की बात करें जिसमें से मैंने इंसेक्टा क्लास लिया है, तो ये देखिए इसमें पाए जाने वाले रक्त में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा इसके रक्त को कहते क्या है, इसके ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। और
और इसके जो हीमोलिम्फ की बात करें तो इसमें क्या एब्सेंट होता है, ब्लड पिगमेंट क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें यहां से मालूम चल रहा है वो क्या है, सपोज हम अपनी बात करें, अगर हम मानव की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो हमारे ब्लड में जो बेसिकली ब्लड पिगमेंट होता है, आप सभी जानते हैं ब्लड पिगमेंट या रक्त वर्णक या शोषण वर्णक भी कहते हैं उसको, जिसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, वो क्या होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का क्या वर्क होता है, मैंने कहा हीमोग्लोबिन का वर्क होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के अणुओं का क्या करना, परिवहन करना, ठीक है। मतलब ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन से ये ब्लड पिगमेंट क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। मतलब रक्त वर्णक का कार्य किससे संबंधित होता है, मैंने कहा ये ऑक्सीजन के अणुओं का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। यहां पर भी बेसिकली हम इसी बात को कंसीडर कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे ब्लड पिगमेंट एब्सेंट है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो हीमोलिम्फ है उसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, मैंने कहा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो रक्त वर्णक क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं होने वाला, मैंने कहा यहाँ पर जो है O2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने वाला, ठीक है। O2 का ट्रांसपोर्टेशन मतलब ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता तो ऑक्सीजन का होता क्या है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है इसका परिवहन नहीं होता, ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन जो है इसके ब्लड, जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाता है, उसमें घुल जाता है, ठीक है, लेकिन उसका परिवहन नहीं होगा। क्यों, देयर इज एब्सेंस ऑफ ब्लड पिगमेंट इनटू द ब्लड ऑफ द इंसेक्टा क्लास, दैट इज बेसिकली नोन एज हीमोलिम्फ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट पॉइंट होता है जिसे हमें सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टडी करना होता है। मैंने आपको बताया इन द मोस्ट ऑफ द मेंबर्स व्हिच बिलोंग टू द आर्थ्रोपोडा फाइलम, जनरली वो ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट द मेंबर्स व्हिच बिलोंग टू द क्रस्टेशिया क्लास, तो यहां पर देखा जाता है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और यहां पे मैंने ब्लड पिगमेंट की बात की, यहां तो इंसेक्टा क्लास की बात की है, ठीक है। और मैंने अभी आपको कहा था इंसेक्टा के अलावा दूसरे क्लास भी पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन किस क्लास को छोड़ के, मैंने कहा था क्रस्टेशिया क्लास को छोड़ के। तो आखिर क्रस्टेशिया क्लास में ऐसा कौन सा कैरेक्टर देखने को मिलता है जो एक्सेप्शनल कंसीडर किया जाता है, अपवाद माना जाता है, ठीक है। ये हम देखते हैं कि अब हम यहां पे एक स्टार पॉइंट में ये डिस्कस कर लें कि अगर हम किस क्लास की बात करें, यहां पर इंसेक्टा क्लास की या फिर उसके अलावा दूसरे क्लास की बात की, लेकिन अगर हम किस पर्टिकुलर अगर हम यहां पे क्रस्टेशिया क्लास की बात करते हैं, किसकी, मैंने कहा अगर यहां पे क्रस्टेशिया क्लास की बात करते हैं तो क्रस्टेशिया क्लास में क्या कहा जाता है कि यहां पर इनके ब्लड में क्या होता है, क्रस्टेशिया क्लास के मेंबर जो भी होते हैं उसके ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहां पर इनके रक्त में ब्लड पिगमेंट, मतलब इनके ब्लड में जो ब्लड पिगमेंट होता है वो क्या होता है, अपवाद स्वरूप प्रेजेंट होता है। सबसे जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यही है। और ये जो ब्लड पिगमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, देखिए इनके जो ब्लड में ब्लड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इस ब्लड पिगमेंट को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है हीमोसाइनिन। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है हीमोसाइनिन। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर क्रस्टेशिया क्लास में पाए जाने वाले जो भी इसमें इससे संबंधित जो भी मेंबर्स होते हैं उनके बॉडी में ब्लड में क्या होता है, ब्लड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उस ब्लड पिगमेंट को क्या कहते हैं, हीमोसाइनिन कहते हैं। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस हीमोसाइनिन में ये कहा जाता है कौन सा तत्व पाया जाता है, मैंने कहा यहां पे कॉपर पाया जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि हीमोसाइनिन पिगमेंट जो कि क्रस्टेशिया क्लास के ब्लड में ब्लड पिगमेंट के रूप में पाया जाता है, वो जो है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, मैंने कहा हीमोसाइनिन है। तो बेसिकली यहां पर कौन सा तत्व पाया जाएगा, कॉपर पाया जाएगा। कौन सा, कॉपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा यहां पर अगर क्या प्रेजेंट है, हीमोसाइनिन प्रेजेंट है, तो क्या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है यहां पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहां तो ब्लड पिगमेंट प्रेजेंट है। तो इसीलिए यहां पे अपवाद स्वरूप यह कहा जाता है कि क्रस्टेशिया क्लास के मेंबर में हीमोसाइनिन के उपस्थिति के कारण, हीमोसाइनिन के प्रेजेंस की वजह से यहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। मैंने कहा यहां पर ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या है, मैंने कहा हो सकता है, ठीक है। इनके ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन हो सकता है। ये सारे जो एक्सेप्शनल पॉइंट है आपको इसी ही सिस्टमैटिक ऑर्डर में लर्न करना है तो ही आप समझ पाएंगे, नहीं तो इतने सारे फैक्ट को जो है लॉन्ग टाइम तक अपने ब्रेन में सेव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए सेपरेटली, इंडिविजुअली इसी तरह से कंसेप्ट बनाकर हमें पढ़ना है, थ्योरी का अप्रोच कभी नहीं रखना है, ठीक है। चलिए स्टडी करते हैं।
हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस की तरफ। ये कौन सा है? सर्कुलेशन के बाद हम क्या स्टडी करते हैं? हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। मतलब हम अब उत्सर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सक्रीशन के बारे में क्या कहा जाता है, उत्सर्जन के बारे में क्या कहा जाता है। एक्सक्रीशन के लिए इसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप के कुछ एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सक्रीशन के लिए पाए जाने वाले जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो है किस पदार्थ को क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। कौन से ऐसे पर्टिकुलर यहाँ पे क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं जिससे ये स्रावित करते हैं। पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये कहा जाए कि ये अधिकांशतया, मैंने कहा मोस्टली जो है किसको करते हैं, मैंने कहा ये मोस्टली जो है बेसिकली ये यूरिक एसिड के फॉर्म में क्या करते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में अपने उत्सर्जी पदार्थ को, अपने वेस्ट मटेरियल को जो है रिलीज करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, अपने बॉडी से निष्कासित करते हैं, ठीक है। तो यूरिक एसिड के फॉर्म में करते हैं। तो बेसिकली इस तरह के ऑर्गेनिज्म को या फिर जीव को क्या कहा जाएगा, इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि अपने उत्सर्जित पदार्थ को, अपने वेस्ट मटेरियल को किस फॉर्म में रिलीज करे, यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज करे, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा यूरिकोटैलिक। क्या कहते हैं इसे, इस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं। और इस प्रकार के जीव को तो मैंने कहा यूरिकोटैलिक कहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को, ये यूरिक एसिड के उत्सर्जन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है यूरिकोटैलिक। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है यूरिकोटैलिज्म। यूरिकोटैलिज्म जो होता है एक प्रकार से प्रक्रिया है, ठीक है, वो प्रोसेस है जिससे यूरिक एसिड का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। लेकिन अगर यूरिकोटैलिक की बात करते हैं तो ये क्या होता है, मैंने कहा ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं ये ऑर्गेनिज्म मतलब जीव होते हैं, ठीक है। तो हमने ये स्टडी किया कि अधिकांशतया जो भी ऑर्थ्रोपोड होते हैं उसमें यूरिक एसिड का क्या होता है, यहाँ पे निष्कर्षण देखा जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूरिक एसिड जो है प्रकृति में कैसे होते हैं, मैंने कहा ये सेमी सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं ये, मैंने कहा ये सेमी सॉलिड होते हैं। सेमी सॉलिड का मीनिंग क्या है, सेमी सॉलिड का मीनिंग होता है ये अर्ध ठोस पदार्थ होता है, न ही प्रॉपर ये सॉलिड स्टेट में होता है, न ही ये लिक्विड स्टेट में होता है, ये सेमी सॉलिड होते हैं, ठीक है। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, अर्ध ठोस प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो हमने ये स्टडी किया। लेकिन देखिए यहां पर मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है, वो क्या है, मैंने कहा ये मोस्टली होते हैं, मतलब अधिकांश रूप से यूरिक एसिड का होता है। मतलब कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी यहां पर NH3 के रूप में भी होता है, ठीक है। मतलब अमोनिया के रूप में भी ये अपने उत्सर्जी पदार्थ को रिलीज कर सकते हैं। और ऐसा किसमें होता है, मैंने कहा अमोनिया के फॉर्म में यहां पर एक क्लास पढ़ते हैं जिसे क्या कहते हैं, क्रस्टेशिया क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने कहा क्रस्टेशिया क्लास कहा जाता है। क्रस्टेशिया क्लास में जो भी मेंबर होते हैं इसमें मैंने कहा कौन सा पदार्थ जो है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकलता है, मैंने कहा अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के फॉर्म में वो अपने वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करते हैं। तो एक सिंगल क्लास की बात कर रहे हैं, वो कौन सा है, क्रस्टेशिया। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि आखिर ये एक्सेप्शनल पॉइंट क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम स्टडी करेंगे कि क्रस्टेशिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्रस्टेशिया जो हैं वो एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने कहा ये जो है एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या, मतलब ये जल में रहते हैं, ठीक है। जो भी मेंबर्स क्रस्टेशिया के होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो जल में होते हैं, जलीय जीव होते हैं। और जलीय जीव होते हैं इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो भी जलीय जीव हैं, मैक्सिमम जो भी मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमेशा मैंने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम में वो किस पर्टिकुलर जो है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के रूप में अपने उत्सर्जी पदार्थ को रिलीज करना चाहेगा, मैंने कहा अमोनिया। क्यों, क्योंकि यह कहा जाता है कि अमोनिया के निष्कर्षण के लिए जो है जल की अत्यधिक मात्रा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हायर अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी क्या होता है, बॉडी से अमोनिया का क्या होता है, निष्कर्षण होता है। तो ये तो केवल उन्हीं जीवों में पॉसिबल हो पाएगा जो कहां रहते हैं, जिसका हैबिटेट क्या है, जो जल में रहते हैं। और यहां पे क्रस्टेशिया जो है वो क्या है, एक्वेटिक में
या फिर एक्वेटिक नेचर के होते हैं, जलीय जीवों को ही हम क्या किसमें इंक्लूड करते हैं, क्रस्टेशिया में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक्सक्रीशन का पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये जो मोस्टली लिखा है इसका मतलब क्या है कि मतलब इसमें जो भी जीव होंगे वो कहां रहते हैं, मैंने कहा वो लैंड पे रहते हैं। लैंड पे रहते हैं मतलब वो टेरेस्ट्रियल नेचर के होते हैं, जिसमें क्या होता है यूरिक एसिड के फॉर्म में जो है इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखिए हम उन सभी स्ट्रक्चर्स की अब बात करते हैं जिस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से यहां पे उत्सर्जन देखा जाता है ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में। ठीक है, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं यहां पे हम स्टडी करते हैं। देखिए जो बेसिक फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है मेलपिगियन नलिका। ये जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंने कहा ये उत्सर्जन के लिए पाए जाने वाले संरचनाओं में इसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, और ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं मुख्य रूप से जो भी स्थलीय जीव होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो स्थल पे पाए जाते हैं उसमें पाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मेलपिगियन ट्यूब्यूल के अलावा जो है कौन सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसे हम यहां पे डिस्कस करते हैं। मेलपिगियन ट्यूब्यूल के साथ साथ यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है कॉक्सल ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे कॉक्सल ग्लैंड कहते हैं। कॉक्सल ग्लैंड भी जो है उत्सर्जन के लिए पाए जाने वाले संरचनाओं में ही क्या करते हैं, काउंट करते हैं। कॉक्सल ग्लैंड के साथ साथ यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, एक और ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो उत्सर्जी संरचना होते हैं, इसे हम कहते हैं एंटीनरी ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है एंटीनरी ग्लैंड। ठीक है, और इसी एंटीनरी ग्लैंड को ही और क्या कह सकते हैं, इसी को कहा जाता है ग्रीन ग्लैंड। क्या कहते हैं, इसी को हम कह सकते हैं ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए इतने सारे स्ट्रक्चर जो हैं यहां पर एक्सक्रीशन के लिए पाए जाते हैं। मैं आपको एक और बार बता दूं, ये पूरा जो मैटर है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है, रिवीजन कर लेते हैं। मैंने कहा यहां पर एक्सक्रीशन के लिए मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, मेलपिगियन नलिका पाए जाते हैं। मुख्य रूप से मेलपिगियन जो नलिका है वो जो बेसिकली ये ट्यूब्यूल होते हैं वो उन जीवों में उत्सर्जन के लिए पाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं जो कहां रहते हैं, स्थल पे रहते हैं। ठीक है, और जो जल पे रहते हैं वो मुख्य रूप से एंटीनरी ग्लैंड या फिर जिसे हम ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं उसके थ्रू जो है अपने उत्सर्जी पदार्थ को रिलीज करना पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉक्सल ग्लैंड भी उत्सर्जी संरचना ही इसमें कंसिडर किया जाता है। तो यहां पे इतने सारे जो हैं स्ट्रक्चर्स की बात की है जिससे यहां पे उत्सर्जन होता है। साथ साथ हमने उन सभी पदार्थों की भी बात की, उन सभी मटेरियल्स की बात की जिससे यहां पर बेसिकली जिस फॉर्म में इनके उत्सर्जी पदार्थ का क्या होता है, रिलीज देखा जाता है। अमोनिया से भी होता है क्रस्टेशिया क्लास में, बाकी सभी मेंबर में क्या होगा, मैंने कहा यूरिक एसिड, मतलब वो यूरिकोटैलिक होते हैं और प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिज्म कहते हैं। ठीक है, हमने यहां पे लाइव प्रोसेस में डाइजेशन से लेकर के एक्सक्रीशन तक जो भी पॉइंट हमें डिस्कस करना होता है उन सभी पॉइंट को वन बाय वन क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर डाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया कि ये बाह्य कोशिकीय प्रकार के पाचन को दर्शाते हैं। किस प्रकार के, मैंने कहा ये बाह्य कोशिकीय एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो यहां पे क्या होता है, यहां पे मैंने कहा कि कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। अगर एक्वेटिक मतलब जल में पाए जाने वाले जीवों में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, यहां पर गिल्स हो सकते हैं, ब्रेंकिया हो सकते हैं। लेकिन ये जो बुक गिल होते हैं या फिर जो बुक लंग होते हैं या फिर ये जो ट्रेकियल सिस्टम होता है वो बेसिकली स्थल पे पाए जाने वाले जीवों में क्या होते हैं, श्वसन के लिए संरचनाएं होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सम मेंबर्स में क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब विसरण से भी, बॉडी सरफेस से भी जो है उनके जो शरीर के सतह से भी क्या हो सकता है, मैंने कहा श्वसन देखने को मिल सकता है। देखिए उसके बाद मैंने डिस्कस किया सर्कुलेशन के बारे में। अधिकांश मेंबर में खुला प्रकार का जो है परिसंचरण पाया जाता है, लेकिन कुछ एक मेंबर की बात करें जो कि क्रस्टेशिया क्लास में होते हैं उसमें बंद प्रकार का क्या होता है, मैंने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब उसके बाद मैंने डिस्कस किया यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्या था, मैंने आपको बताया कि अगर हम इंसेक्टा क्लास के मेंबर की बात करते हैं तो उसमें पाए जाने वाले ब्लड में हीमोलिम्फ, बेसिकली उसके ब्लड को क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। और उसके हीमोलिम्फ में ब्लड पिगमेंट क्या नहीं होता, मैंने कहा प्रेजेंट नहीं होता। ब्लड पिगमेंट नहीं है तो आप जानते हैं किसी भी पर्टिकुलर ब्लड में पाए जाने वाले ब्लड पिगमेंट मतलब रक्त वर्णक का कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन को परिवहन करना। तो यहां पर अगर इंसेक्टा क्लास के ब्लड में ब्लड पिगमेंट नहीं है तो मैंने कहा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी
पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अपवाद स्वरूप हम यहाँ पे किस क्लास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, क्रिस्टेशिया क्लास की बात करते हैं, तो इस क्रिस्टेशिया क्लास के जो ब्लड होता है, इसके ब्लड में क्या होता है, ब्लड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वो कौन सा है, मैंने कहा उस ब्लड पिगमेंट को हम कहते हैं हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैंने कहा कॉपर पाया जाता है। अगर इसमें ब्लड पिगमेंट प्रेजेंट है तो क्या होगा, मैंने कहा यहां पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऑक्सीजन का परिवहन होगा। उसके बाद मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो यहां पे आपको दिख रहा है लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में डिस्कस किया। वो क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बेसिस पे मैंने कुछ एक संरचनाएं बताई। मैंने आपको मेलपिगियन ट्यूब्यूल बताया, साथ साथ कॉक्सल ग्लैंड, एंटेरियर ग्लैंड के साथ साथ मैंने ग्रीन ग्लैंड की बात की। ठीक है, अब देखिए यहां पर अधिकांश मेंबर में यूरिक एसिड के फॉर्म में क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थों का एलिमिनेशन देखा जाता है। लेकिन जो यहां पे कुछ मेंबर की बात करें, विच जनरली बिलोंग टू विच क्लास, इट जनरली बिलोंग टू क्रिस्टेशिया क्लास। वो एक्वेटिक होते हैं, इसीलिए वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करना चाहते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अमोनोटेलिज्म कहते हैं। यूरिक एसिड क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, मैंने कहा ये सेमी सॉलिड होते हैं, अर्ध ठोस प्रकार के होते हैं। हमने पाचन से लेकर के उत्सर्जन तक, डाइजेशन से एक्सक्रीशन तक के क्या कर लिए हैं, बात कर लिए हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ना होता है, हम सीधे इसकी तरफ लीड करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस होता है उसको कंटिन्यू करते हैं। एक्सक्रीशन के बाद हमें क्या पढ़ना होता है, आप जानते हैं एक्सक्रीशन के बाद मैं आपको पढ़ाता हूं लोकोमोशन के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें पाए जाने वाले हर लाइफ प्रोसेस में आप देख रहे हैं वेरिएशन है। इस तरह के वेरिएशन हमने जो पिछले जो भी फाइलम हम पढ़ चुके हैं उसमें देखने को नहीं मिला था। तो सिमिलर नहीं है, सब यहाँ पे कंटेंट जो भी मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल अलग है, वेरी कर रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं लोकोमोशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्रीशन या फिर उत्सर्जन के बाद जिस पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं वो क्या होता है, वो होता है लोकोमोशन। हम ये देखेंगे कि आखिर ये लोकोमोशन के लिए यहाँ पर आर्थ्रोपोडा फाइलम में कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, गमन, मतलब मूवमेंट एंड लोकोमोशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो इससे पहले वाले जो भी हमने फाइलम स्टडी किए हैं उसमें नहीं थे, मतलब सिमिलर कैरेक्टर एक भी नहीं देखने को मिल रहा है। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं जिसे हम वन बाय वन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस क्या है, लोकोमोशन है। देखिए ये कहा जाता है, आप इतना जानते हैं, मैंने इसके बारे में बेसिक जो भी हमारे लेक्चर हुए हैं जूलॉजी के, वो स्टार्टिंग के सेशन में भी डिस्कस कर रखा हूं। आप इतना जानते हैं कि इन द मेंबर्स ऑफ द आर्थ्रोपोडा फाइलम किस तरह का सेगमेंटेशन होता है। यहाँ पे खंडी विभजन किस प्रकार से होता है, मैंने कहा मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, जिसे हम मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है मतलब सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, मतलब इनका जो बॉडी होगा वो सेगमेंट में डिवाइडेड होता है, खंडों में क्या होता है, विभाजित होता है। ठीक है, और इनके हम अगर सेगमेंट की बात करें तो पर्टिकुलर इनके हर बॉडी पार्ट या हर सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट होता है, ईच पर्टिकुलर सेगमेंट, ईच बॉडी पार्ट कंटेन्स अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज अपेंडेजेस। ठीक है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस क्या होते हैं, ज्वाइंटेड फिट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, संयुक्त जो है इसमें पाद प्रेजेंट होते हैं या उपांग पाए जाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्वाइंटेड फीट यहाँ पर क्या होता है, गमन देखा जाता है, लोकोमोशन देखा जाता है। ठीक है, इसी पॉइंट को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर हम यहाँ पे लोकोमोशन की बात करें तो पर्टिकुलर कौन से स्ट्रक्चर से होता है, तो यहाँ पे कहा ज्वाइंटेड फीट से होता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या बोला कि इनके बॉडी पार्ट्स, अगर हम इसके बॉडी पार्ट्स की बात करें या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, ये जो है इनका बॉडी क्या होता है, सेगमेंटेड होता है, मतलब इनके बॉडी के सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनके बॉडी के सेगमेंट या फिर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो मैंने कहा इनके बॉडी पार्ट्स पे हर बॉडी पार्ट हर सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट होता है, तो मैंने कहा ये जो है बेसिकली क्या रखते हैं, इट कंटेन्स, ये क्या रखते हैं, इट कंटेन्स ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। क्या होता है, मैंने कहा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, संयुक्त प्रकार के उपांग या फिर फिट प्रेजेंट होते हैं, पाद पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा अपेंडेजेस क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं स्टूडेंट, बेसिकली इसी ज्वाइंटेड अपेंडेजेस से क्या होने वाला है, मैंने कहा इसी ज्वाइंटेड अपेंडेजेस से यहाँ पे लोकोमोशन देखा जाता है। ठीक है, ये बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। क्या होता है, मैंने कहा लोकोमोशन जो है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस से यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को स्टडी करने के बाद हम यहाँ पे एक नोट पॉइंट स्टडी करने वाले हैं जो कि लोकोमोशन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हम बेसिकली इसे यहीं पर ही स्टडी करते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, देखिए मैंने एक स्पेशल टाइप के जो है बैलेंसिंग स्ट्रक्चर की मैंने प्रीवियस फाइलम में भी बात
बात कर रखी है। जब मैंने आपको टीनोफोरा पढ़ाया था, उस टीनोफोरा के में मेंबर में जो प्लूरोब्रेकिया का जो डायग्राम बताया था आपको, ठीक है, जो सी गूसबेरी होते हैं उसका डायग्राम बताया था, और उसमें क्या होता है मैंने कहा वहां पर एक बैलेंसिंग स्ट्रक्चर होता है। उसे मैंने क्या कहा था, उसे कहा था स्टेटोसिस्ट। क्या कहते हैं? स्टेटोसिस्ट कहते हैं। आर्थ्रोपोडा के कुछ मेंबर्स में, अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, सम मेंबर्स की बात करें, सम मेंबर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, तो यहां पर भी क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा इनके कुछ सदस्यों में क्या पाया जाएगा, यहाँ पर स्टेटोसिस्ट क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। स्टेटोसिस्ट का वर्क क्या है, मैंने कहा यहाँ पर ये क्या होते हैं, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे इनके पर्टिकुलर बॉडी जो है उसको बैलेंस करने के लिए पाए जाने वाले कुछ एक स्ट्रक्चर, संरचनाएं होते हैं, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, इट इज अ बैलेंसिंग स्ट्रक्चर। इसे क्या कहते हैं, स्टेटोसिस्ट कहते हैं। ये कुछ एक स्पेशल पॉइंट था जिसे मैंने डिस्कस किया। देखिए लोकोमोशन के बाद हमें किस पर्टिकुलर पॉइंट या फिर लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना होता है, हम उसकी ओर लीड करते हैं। हमें अब डिस्कस करना है इसके नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम, इसके तंत्रिका तंत्र की बात करें, आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स की, तो मैं यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट बताने वाला हूँ। देखिए इस तरह के जो है नर्वस सिस्टम के बारे में हमें कहाँ पे पढ़ने को मिला था, मैंने जब आपको एनिलिडा फाइलम बताया था वहां पर भी नर्वस सिस्टम में बताया होगा कि ये जो नर्वस सिस्टम ऑफ द एनिलिडा फाइलम होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है। बेसिकली पहले हम ये बात करते हैं कि इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो किसके सिमिलर होता है। मैंने कहा ये सिमिलर होता है, मतलब समान होता है किसके, इट इज सिमिलर टू द एनिलिड, ठीक है। ये किसके समान होता है, मैंने कहा ये एनिलिड्स के समान होता है। एनिलिड्स किसको बोल रहे हैं, मैंने कहा ये जो एनिलिड्स बोला है ये मेंबर ऑफ द एनिलिडा फाइलम को क्या कहते हैं, एनिलिड्स कहते हैं। और जैसे मैंने आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर को क्या बोला, आर्थ्रोपोड्स बोला, ठीक है। देखिए मैंने कहा यहाँ पर इसमें पाए जाने वाला जो नर्वस सिस्टम होता है वो जस्ट सिमिलर होता है किसके साथ, एनिलिडा, जो उसमें एनिलिडा फाइलम में पाए जाने वाले जो उनके मेंबर्स में पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र होते हैं उससे काफी अधिक जो है सिमिलरिटीज को, समानताएं को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कैसे, मैंने कहा इनके पर्टिकुलर हेड में भी क्या होता है, मैंने कहा इनके हेड में भी बेसिकली, या फिर ये कहें कि इनके पास क्या होता है, ब्रेन रिंग प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे वलयनुमा जो है तंत्रिका तंत्र जो है प्रेजेंट हो सकता है, रिंग लाइक या फिर ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो यहाँ पे ब्रेन रिंग होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, देखिए ये जो ब्रेन रिंग होते हैं, वलय होते हैं, ये जुड़े किससे होते हैं, ये कनेक्टेड किससे होते हैं, इट इज जनरली कनेक्टेड विथ नर्व कोड, ठीक है। ये किससे कनेक्ट होते हैं, मैंने कहा ये नर्व कोड से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये जो नर्व कोड होते हैं ये बेसिकली इसके मेंबर में किस प्रकार के होते हैं, मैंने आपको एनिलिडा फाइलम में भी बताया था किसके बारे में, उसका नर्व कोड याद करने का एक ट्रिक बताया था जिसे क्या करते हैं, डीवीएस। किसे याद करना है, इसे डीवीएस से याद करना है। डीवीएस क्या है, मैंने कहा डी का मतलब होता है डॉर्सल, क्या होता है, डॉर्सल। वी का मतलब होता है वेंट्रल, क्या होता है, वेंट्रल होता है। एस का मतलब क्या है, सिंगल, ठीक है। तो यहां पर इसका नर्व कोड कैसा होता है, मैंने कहा नर्व कोड इसका पृष्ठ प्रकार का होता है, अधर प्रकार का होता है, एकल प्रकार का होता है, ठीक है। मतलब इसका जो नर्व कोड होता है वो डॉर्सल है, वेंट्रल है और सिंगल होता है, मतलब डीवीएस टाइप का होता है। लेकिन मैंने आपको पॉइंट क्या बताया, पॉइंट ये बताया कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स में पाए जाने वाले जो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इट इज जस्ट सिमिलर टू द एनिलिडा, ठीक है। और यहां पर इसके हेड में जो ब्रेन रिंग प्रेजेंट होते हैं वो कनेक्टेड किससे होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं नर्व कॉर्ड से। और नर्व कॉर्ड कैसा होता है, मैंने कहा ये डॉर्सल, वेंट्रल और सिंगल टाइप का होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या किया है, डिस्कस किया है। तो नर्वस सिस्टम में हमें इतने सारे पॉइंट को क्या करना होता है, डिस्कस करना होता है। अब इसी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही यहां पर एक पॉइंट क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा स्पेशल पॉइंट है, ये हमारा नोट पॉइंट है जिसे मैंने क्या कर लिया है, स्टार मार्क कर लिया है, ठीक है। ये नोट पॉइंट क्या है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, ये कहा जाता है
कि इनके बॉडी में, मतलब ये जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है उसके मेंबर के बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहां पर एक एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैंने कहा क्या प्रेजेंट होते हैं, यहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, आप सभी जानते हैं, ये हार्मोन्स को रिलीज करने वाले, उसको सीक्रेट करने वाले, स्रावित करने वाले कुछ एक ग्रंथियां होती हैं जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, और यहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड जो इसमें प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, मैंने कहा इस एंडोक्राइन ग्लैंड को कहा जाता है क्या, इसे कहते हैं कॉर्पोरा एलाटा। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है कॉर्पोरा एलाटा। मतलब कॉर्पोरा एलाटा जो है एक तरह से इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। और ये जो है हार्मोन को रिलीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड है तो कोई ना कोई विशेष प्रकार के हार्मोन्स को क्या करेंगे, स्रावित करते हैं। ये जिस हार्मोन को रिलीज करते हैं हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये जिस हार्मोन को रिलीज करते हैं या स्रावित करते हैं, ये हार्मोन कौन से होते हैं, तो इस हार्मोन को कहा जाता है जुवेनाइल हार्मोन। क्या कहते हैं, इस हार्मोन को कहते हैं जुवेनाइल हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो जुवेनाइल हार्मोन है इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं तरुण प्रकार का या तरुण अवस्था हार्मोन कहते हैं, जो हार्मोन यंग स्टेज में होता है। बेसिकली ये जुवेनाइल टर्म का मीनिंग क्या होता है, जुवेनाइल टर्म का मीनिंग होता है यंग स्टेज। ठीक है, जब हमने एस्के हेलमिंथीज फाइलम को स्टडी किया था वहां पर भी मैंने जब एस्केरिस के लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था वहां पर भी क्या था, जुवेनाइल स्टेज होते हैं, मॉल्टिंग स्टेज होते हैं। मैंने वहां पर भी आपको एक्सप्लेन किया था जुवेनाइल का मीनिंग क्या होता है, तरुण अवस्था, मतलब यंग स्टेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स तो ऐसे होते हैं, हम हर फाइलम में स्टडी करते हैं जो प्रीवियस पढ़े हुए फाइलम के साथ क्या करते हैं, लिंक करते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में, उस टर्म के बारे में हम प्रीवियस फाइलम में भी क्या कर चुके होते हैं, स्टडी कर चुके हैं। इसीलिए इससे बस इतना मालूम चलता है कि इन सभी फाइलम को इंडिविजुअल स्टडी करना, अलग अलग पढ़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इन सभी के कैरेक्टर्स को आपस में कोरिलेट करके, कोऑर्डिनेट करके क्या करना होगा, पढ़ना होगा। सो बेसिकली यहाँ पे जुवेनाइल हार्मोन प्रेजेंट होता है। और ये जुवेनाइल हार्मोन हेल्प किसे करता है, मैंने कहा ये बेसिकली हेल्प किसमें करता है, ये सहायता किसमें करता है, जो भी मेंबर्स इस पर्टिकुलर फाइलम में आते हैं, जो भी सदस्य आते हैं, जो भी जीव आते हैं, उन जीवों को यंग बनाए रखने में क्या करते हैं, मैंने कहा उन जीवों को जो है यंग बनाए रखने में, मतलब तरुणावस्था को मेंटेन करता है। उन सभी पर्टिकुलर स्पीसीज जो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं उसमें जो है जुवेनाइल हार्मोन रिलीज होता है कॉर्पोरा एलाटा, एक प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा, जो उनके जीवों को जो है यंग बनाने के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको इस हार्मोन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके मॉड्यूल्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम डायरेक्टली लीड करते हैं कि हमने लोकोमोशन के बारे में पढ़ा, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी हमने स्टडी कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है व्हाट इज इट, मैंने कहा अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में, अब मैं आपको रिप्रोडक्शन या फिर जनन के बारे में बताने वाला हूं कि रिप्रोडक्शन के बेसिस पे यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट जो है हमें आर्थ्रोपोडा में स्टडी करना है। देखिए, जनन के आधार पर बेसिकली इसमें जो भी जीव आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो कैसे होते हैं। मैंने कहा इसमें सेक्सेस आर द सेपरेट और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब क्या है, ये कहा जाता है कि ये एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो मैंने कहा सेक्सेस आर सेपरेट का मीनिंग ये हो गया कि पर्टिकुलर अगर हम मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो इंडिविजुअल ये सिंगल ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं। मैंने कहा ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, मैंने कहा एक में मेल सेक्स ऑर्गन होगा तो एक में क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। और ये इसमें क्या होता है, मैंने कहा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होते हैं। लैंगिक द्विरूपता के बारे में हमने प्रीवियस जो है बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी कर लिया है, तो इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, मैंने कहा यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है, एक लिंगी, जहां पर यूनि क्या रिप्रेजेंट करता है, वन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यह है कि पर्टिकुलर अलग अलग जो है मेंबर्स में क्या होते हैं, टू इंडिविजुअल में अलग अलग तरह के जो है सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, यहां पर क्या होता है, इसके जो जननांग होते हैं वो अलग अलग बेसिकली जीवों में पाए जाते हैं। तो मैं लिख गया यहां पे सेक्सेस आर सेपरेटेड। ये सीधा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। साथ साथ मैंने आपको
आपको कहा कि ये सेक्सेस आर सेपरेट है, इसमें जननांग अलग अलग हैं, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर लैंगिक विरूपता भी क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। हमने ये पॉइंट डिस्कस किया। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये हम बात करें कि रिप्रोडक्शन के बेसिस पे यहाँ पे अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं कि निषेचन के आधार पर इसमें किस तरह का निषेचन होगा। ये आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जाता है, इस पर्टिकुलर फाइलम में क्या कहा जाता है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है स्टूडेंट, ये बेसिकली कैसा होता है, मोस्टली मतलब अधिकांशतया जो मेंबर्स होते हैं मोस्टली उसमें क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर मोस्टली अधिकांश रूप से जो फर्टिलाइजेशन मिलता है वो क्या होता है, मैंने कहा इसमें जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, आंतरिक प्रकार का निषेचन मिलता है अधिकांश जीवों में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं वो बेसिकली किस क्लास से बिलोंग करते हैं, मैंने कहा वो बेसिकली क्रस्टेशिया क्लास से बिलोंग करते हैं। किससे, मैंने कहा क्रस्टेशिया क्लास के मेंबर की बात करते हैं। तो अपवाद स्वरूप मैंने कहा जितने भी एक्सेप्शन है वो बेसिकली क्रस्टेशिया क्लास के मेंबर्स में ही देखने को मिल रहा है। हर कैरेक्टर में क्रस्टेशिया क्लास जो है क्या कर रहा है, एक्सेप्शन को शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने कहा अधिकांश सदस्यों में आंतरिक निषेचन मिलता है मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है, लेकिन यहां पे किस क्लास की बात करें, यहां पर क्रस्टेशिया क्लास की बात करते हैं, तो यहां पर अपवाद स्वरूप क्या देखने को मिलता है, मैंने कहा यहां पर बाह्य प्रकार का जो निषेचन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट भी जो है हमें स्टडी करना होता है। इन सभी कैरेक्टर्स को वन बाय वन इन अ डिफरेंट मैनर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। निषेचन के बारे में पढ़ने के बाद हम इसी टॉपिक को, इसी रिप्रोडक्शन को क्या करने वाले हैं, वन मोर टाइम रिवाइज करने वाले हैं कि ये जो इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये बेसिकली इसमें किस तरह का हो सकता है, या फिर यूं कहूं कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बेसिस पे ये जो है अपना लाइफ साइकिल किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर जनन में ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन के टॉपिक को ही हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं कि इसमें अगर हम किसकी बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब हम जनन के आधार पे अगर बात करते हैं कि आखिर ये अपना जनरेशन किस तरह से, किस पर्टिकुलर पाथवे को अपना करके क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, या फिर अपने जनरेशन को, अपने वंश को बढ़ाने के लिए ये किस तरह के रिप्रोडक्टिव मेथड को, जनने के परिपथ को क्या करते हैं, अपनाते हैं, हम ये देखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट है ये कैसे हो सकते हैं, ये ओविपेरस हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ये रिप्रोडक्शन मतलब अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के रिप्रोडक्टिव मेथड को अपना सकते हैं, तो ये मैंने कहा कि बेसिकली ये कैसे हो सकते हैं, ओविपेरस हो सकते हैं। अब ये ओविपेरस क्या है हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं ये किस तरह के मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओविपेरस हो सकते हैं, ओविपेरस के साथ साथ ये क्या हो सकते हैं, इसे ये बेसिकली हो सकते हैं ओवोविविपेरस। क्या हो सकते हैं, मैंने कहा ये ओवोविविपेरस हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये कैसे हो सकते हैं, ये विविपेरस भी हो सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे वन बाय वन इन सभी पॉइंट को क्या करते हैं, स्टडी करने वाले हैं। मैंने आपको बोला क्या कि जो भी मेंबर यहाँ पे ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं या उससे बिलोंग करते हैं बेसिकली वो कैसे हो सकते हैं, ये ओविपेरस टाइप के हो सकते हैं। लेकिन ओविपेरस को हिंदी में क्या कहा जाता है, ओविपेरस को हिंदी में कहते हैं अंडज प्राणी। क्या कहते हैं, अंडज प्राणी कहते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ये एग देते हैं, ठीक है, ये अंडे देते हैं और अंडे दे करके अपने जनरेशन को आगे क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो बेसिकली ऑल द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द ऑर्थ्रोपोडा फाइलम विच जनरली लेज द एग, जो अंडे प्रदान करते हैं, देते हैं, वो उसे हम क्या कहते हैं, वो बेसिकली ओविपेरस नेचर के होते हैं, उसे हम अंडज कहते हैं। तो ये अंडज भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बताया आपको, मैंने बताया ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस से पहले हम यहाँ पे विविपेरस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए
विविपेरस को समझने के लिए बस ये है कि इसका हिंदी टर्म क्या है। जिस तरह से मैंने ओविपेरस को बोला अंडर्स जो कि अंडे देते हैं, तो यहां पर विविपेरस को क्या कहा जाता है? विविपेरस को कहा जाता है जरायुज। क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं हिंदी में। और ये क्या करते हैं? मैंने कहा ये अंडे नहीं देते, ये एग नहीं देते, ये क्या करते हैं? ये बेसिकली बेबी को बॉर्न करते हैं। मैंने कहा ये शिशु को जन्म देने वाले होते हैं। तो मैंने लिख दिया ये क्या करते हैं? बेबी बॉर्न करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहां पर ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जीव यहां पे आर्थ्रोपोडा फाइलम में ऐसे हो जो बेसिकली क्या करें? शिशु को जन्म देते हैं। बेबी बॉर्न के केस में हम क्या कहते हैं? वो कैसे होंगे? वो जरायुज प्रकार के होंगे, विविपेरस टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो सेकेंड कैटेगरी है, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है? मैंने कहा बेसिकली एक सिंगल सा स्टेटमेंट, ओवो विविपेरस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आ सकते हैं, वो बेसिकली कैसे होते हैं? मैंने कहा इसे कहा जाता है, ये कैसे हो सकते हैं हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये ओवो विविपेरस जो होते हैं कैसे होते हैं? मैंने कहा ये बेसिकली इल डेवलप्ड, ये अल्प विकसित जो बेबी होते हैं उसको क्या करते हैं? बॉर्न करते हैं। अल्प विकसित जो शिशु होते हैं उसको जन्म देने वाले जीव का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? वो ओवो विविपेरस होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा ये क्या होते हैं? मैंने कहा ये इल डेवलप्ड जो है बेबी को क्या करते हैं? ये इल डेवलप्ड जो बेबी होते हैं उसको क्या करते हैं? मैंने कहा इल डेवलप्ड बेबी को बॉर्न करते हैं। तो यहाँ पे अल्प विकसित शिशु को जन्म देने वाले नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए उन जीवों को क्या कह सकते हैं? ओवो विविपेरस कह सकते हैं। ठीक है, वन मोर टाइम रिवाइज करते हैं। जो अंडे दें मतलब एग लेज करें उसे ओविपेरस। मैंने कहा जो इल डेवलप्ड बेबी बॉर्न करे वो ओवो विविपेरस, और जो विविपेरस होते हैं वो बेबी मतलब डेवलप्ड बेबी को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। ठीक है, शिशु जन्म देने वाले जो होते हैं उसे कहते हैं विविपेरस, जिसे जरायुज कहा जाता है। ठीक है, हमने ये पॉइंट डिस्कस किया और इससे पहले आने वाले फाइलम में ये पॉइंट बिल्कुल नहीं था, तो ये हमारा स्पेशल पॉइंट है जो आर्थ्रोपोडा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस की तरफ। ऑब्वियस सी बात है हम रिप्रोडक्शन के बाद ऑलवेज इसके लार्वल स्टेज की बात करते हैं। आपको बता रखा है मैंने कि हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बाद लार्वल स्टेज की बात करेंगे, और लार्वल स्टेज यहाँ पे अगर प्रेजेंट होगा तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। ठीक है, और अगर अब्सेंट होता है तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इसके बारे में आप जान चुके हैं, तो यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो लार्वल स्टेज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से यहाँ पे लार्वल स्टेज या फिर लार्वा का जो स्टेज होता है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लार्वल स्टेज की बात करते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो इनिशियल स्टेज होता है, प्रारंभिक अवस्था है उसके लाइफ साइकिल का, वो बेसिकली किस फॉर्म में होता है? वो लार्वल फॉर्म में होता है। इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए अगर हम लार्वल स्टेज में पाए जाने वाले पर्टिकुलर जीव की बात करें, ये कौन कौन से लार्वा होते हैं? तो एक लार्वा जो वेरी फर्स्ट लार्वा है मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये क्या है? इसे कहते हैं क्या? इसे कहा जाता है मेगट लार्वा। क्या है ये? मेगट लार्वा होता है। ठीक है, मेगट लार्वा के साथ साथ और कौन सा लार्वा हो सकता है इसमें? मैंने कहा एक लार्वा होता है ग्रब लार्वा। डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? लार्वा होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं इसमें? लार्वा होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, मैंने कहा मेगट लार्वा, एक लार्वा होता है ग्रब लार्वा। ठीक है, और ये जो ग्रब लार्वा है किसमें प्रेजेंट होता है हम इसकी बात करेंगे। पहले हम एक बार नेम मेंशन कर लेते हैं इन सभी लार्वा के। एक लार्वा जो है उसे कहते हैं रिगुलर लार्वा। क्या कहते हैं इसे? इसे रिगुलर लार्वा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोर्थ लार्वा की बात कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है कैटरपिलर। क्या कहते हैं? कैटरपिलर लार्वा होता है। कैटरपिलर लार्वा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुके हैं। जो भी स्टेट पीएमटी हुआ करते थे, जब आरपीएमटी हुआ करता था, उसमें रेगुलर बेसिस पे ये क्वेश्चन तो आता ही था। देखिए यहां पर हम बात करते हैं मेगट लार्वा की। मेगट लार्वा जो है पर्टिकुलर किस स्पीसीज में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है, आपने घरेलू मक्खी के बारे में सुना है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाउस फ्लाई। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाता है हाउस फ्लाई। और हाउस फ्लाई के साइंटिफिक नेम को तो आप सभी जानते होंगे, क्या कहते हैं इसे? हाउस फ्लाई को कहते हैं मस्का डोमेस्टिका। क्या कहते हैं इसे? इसे मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। वेयर द मस्का रिप्रेजेंट जीनस एंड द डोमेस्टिका रिप्रेजेंट स्पीसीज। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हाउस फ्लाई की बात करें, घरेलू मक्खी की बात करते हैं, इसमें कौन सा लार्वा है? मैंने कहा यहाँ पर मेगट लार्वा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रब लार्वा की। ठीक है, यहाँ पे ग्रब लार्वा किसमें मिलता है? जो
भी अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बीज की बात करते हैं, मतलब मधुमक्खी की बात करते हैं, ठीक है, उसमें ये जो है ग्रब लार्वा पाए जाने के चांसेस होते हैं और इसीलिए उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है, मैंने कहा इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, ठीक है। बीज के साथ साथ यहाँ पे हम समटाइम बीटल्स भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बीटल्स में जो है यहाँ पे ग्रब लार्वा प्रेजेंट होता है। अब हम सीधे लीड करते हैं थर्ड टाइप के लार्वल स्टेज के बारे में, और ये क्या है, मैंने कहा यहाँ पे अगर हम रेगुलर लार्वा की बात करते हैं, ये कहाँ होते हैं, मैंने कहा मच्छर में होते हैं, ठीक है। अगर हम मॉस्किटोज की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कहा मॉस्किटो में हम अगर क्या बात करते हैं, मॉस्किटोज जितने भी होते हैं उसमें रेगुलर लार्वा प्रेजेंट होते हैं। कैटरपिलर लार्वा, कैटरपिलर जो लार्वा होता है जनरली ये इस तरह का जो लार्वल स्टेज होता है ये किस में मिलता है, मैंने कहा ये बटरफ्लाई में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, ये बटरफ्लाई में मिलते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, इसे तितली कहते हैं, ठीक है। तितली में कौन सा लार्वा, कैटरपिलर लार्वा। रेगुलर लार्वा मॉस्किटोज में, ग्रब लार्वा बीज या बीटल्स में, ठीक है। और जो मैगट लार्वा है वो घरेलू मक्खी में होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इसे मस्का डोमेस्टिका कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इतने सारे लार्वल स्टेजेस की हमने बात की, तो क्या इस पॉइंट पे मैं ये कह सकता हूं कि अगर जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ये सभी लार्वल क्या है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, ठीक है, मैंने कहा अगर ये लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे भ्रूणीय परिवर्धन कैसा होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है, हम ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट टाइप का होता है। किस टाइप का, मैंने कहा इनडायरेक्ट टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस भी डिस्कस करते हैं, कुछ एक क्लास की बात करते हैं जिसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होता, और ये कौन कौन सी क्लास है हम इसको यहीं पे स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं, एक्सेप्शन की बात करने वाले हैं, ठीक है। अपवाद की बात करते हैं जहां पे ये जो लार्वल स्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। देखिए मैं आपको जब इसका क्लासिफिकेशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे, उसका वर्गीकरण हम देखेंगे, तो उसके वर्गीकरण में क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको क्लासेस, कुछ क्लासेस 7 क्लासेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और वहाँ पे कुछ क्लासेस होते हैं, कुछ वर्ग होते हैं जिसमें लार्वल स्टेज किसी भी लाइफ साइकिल में उनके जीवन चक्र में नहीं पाया जाता, इसीलिए उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट टाइप का होता है, प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए ये कौन सा होता है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो लार्वल स्टेज अब्सेंट होता है जिस क्लास में, वो क्लास क्या होता है, मैंने कहा ये होता है काइलोपोडा, ठीक है। यहाँ पे एक काइलोपोडा क्लास की बात करेंगे, उसमें लार्वल स्टेज अब्सेंट होता है। साथ साथ मैंने कहा एक और क्लास होता है जिसे हम कहते हैं डिप्लोपोडा। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है डिप्लोपोडा। और डिप्लोपोडा के जो मेंबर होते हैं उसमें भी क्या होता है, डिप्लोपोडा का मेंबर कौन सा होता है, मैंने कहा डिप्लोपोडा का मेंबर हम पढ़ेंगे जूलस, जैसे मिलीपीड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिप्लोपोडा होता है इसके मेंबर में भी क्या अब्सेंट होता है, लार्वल स्टेज अब्सेंट होता है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैंने कहा इन दोनों में क्या अब्सेंट, मैंने कहा यहाँ पे लार्वा अब्सेंट। अगर यहाँ पे लार्वा अब्सेंट है तो डेवलपमेंट कैसा होगा, मैंने कहा यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। ये सारे एक्सेप्शनल पॉइंट, ये डिफरेंट टाइप्स के लार्वल स्टेज आपको ऑन द फिंगर टिप्स लर्न होना चाहिए। हर पॉइंट से जो है क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे सभी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम स्किप कर पाएं, ठीक है। अब देखिए, अब सीधे लीड करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने इसके साथ साथ लार्वल स्टेज के साथ साथ जितने भी लाइफ प्रोसेसेस के पॉइंट थे उन सभी पॉइंट को हमने 1 बाय 1 इन डिटेल स्टडी किया विद द एक्सेप्शनल पॉइंट, नोट पॉइंट, ठीक है। हमने अपवाद वाले पॉइंट को भी क्या किए, डिस्कस किए। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, मूवमेंट एंड लोकोमोशन के साथ साथ मैंने कहा यहाँ पर जो है रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद लार्वल स्टेज के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी किए, एग्जाम्पल्स को देखें, और अलग अलग जनरल कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में लाइव प्रोसेसेस में देखने को मिला। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये देखिए, अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, किसका क्लासिफिकेशन, मैं आपको यहां बताने वाला हूं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्थ्रोपोडा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वर्गीकरण की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसके क्लासिफिकेशन में हम इसके उस पर्टिकुलर बेस की बात करें, उस आधार की बात करते हैं जिस पर इसको क्लासिफाई
क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर उस बेस की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर यह कहा जाता है कि किस आधार पे आर्थ्रोपोडा के जीवों का वर्गीकरण किया गया है, तो वो आधार कौन सा होता है? मैंने कहा ये आधार इनका हैबिटेट हो सकता है। क्या हो सकता है? ये इनका हैबिटेट हो सकता है। हैबिटेट के साथ साथ और क्या हो सकता है? ये इनमें पाए जाने वाले जो फिट होते हैं, जो पोडियम होते हैं, या फिर जो फिट को ही क्या कहते हैं? फिट को पोड्स कहते हैं, या पोड्स को पोडियम भी कहा जाता है। इनमें पाए जाने वाले पार्ट जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका अरेंजमेंट कुछ अलग प्रकार का होता है। उनके अरेंजमेंट के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। साथ साथ इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, मतलब जो इसके शरीर के खंड होते हैं, मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, शरीर के खंड होते हैं, वो बेसिकली 3 होते हैं। जैसे हम हेड कहते हैं, बेसिकली सिर होता है, ट्रंक मतलब धड़ या वक्ष होता है, और लास्ट वाला पार्ट कौन सा होता है? एब्डोमेन होता है, जिसे हम उदर कहते हैं। तो किसी किसी पर्टिकुलर यहाँ पे क्लास के मेंबर में वेरिएशन देखने को मिलता है। किसी में 2 पार्ट्स ही होता है, एब्डोमेन एब्सेंट होता है। किसी में ये जो हेड वाला पार्ट होता है वो ट्रंक वाले पार्ट से ज्वाइन हो जाता है, जिसे हम सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। तो इन सभी पॉइंट को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रंक या फिर थोरेक्स वाले पर्टिकुलर पार्ट को ही मैंने ट्रंक यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, वक्ष या फिर धड़ वाला भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का जो बेस होता है वो क्या है? मैंने कहा इसमें पाए जाने वाले फीट या फिर पोडियम के साथ साथ इसका प्लेस ऑफ लिविंग आवास स्थान हैबिटेट, और इनके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी कैन क्लासिफाई द ऑल द मेंबर्स व्हिच जनरली बिलोंग टू द आर्थ्रोपोडा फाइलम। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम डिस्कस करते हैं यहां पर कितने क्लासेस को हमें स्टडी करना है। सबसे लार्ज फाइलम है, इसीलिए इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है। इन सभी 7 क्लासेस के मेंबर, उनके एग्जाम्पल, डायग्राम, उसके जनरल कैरेक्टर्स को हमें स्टडी करना है। 7 क्लासेस कौन कौन से हैं? 7 क्लासेस कौन कौन से हैं यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो हमें फर्स्ट क्लास स्टडी करना होता है ये कौन सा है? देखिए जो फर्स्ट क्लास होता है ये होगा क्रस्टेशिया। हम यहाँ पे पहले क्रस्टेशिया के बारे में, इसके मेंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल पॉइंट आपको देखने को मिले। क्रस्टेशिया के स्टडी करने के बाद यहाँ पे जो सेकेंड क्लास हम पढ़ते हैं वो क्या होगा? वी विल स्टडी अबाउट काइलोपोडा। मैं यहाँ पे काइलोपोडा क्लास के बारे में बताऊंगा। काइलोपोडा के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा वो क्या होगा? वो होगा डिप्लोपोडा। क्या होगा? ये डिप्लोपोडा होगा। डिप्लोपोडा के बाद हम क्या पढ़ते हैं? डिप्लोपोडा के बाद होता है हेक्सापोडा। ठीक है, हेक्सापोडा के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर बता दूं ये हेक्सापोडा जो है यही कौन सा क्लास होता है? इसे ही हम इसे कीट वर्ग कहते हैं। इंसेक्टा जो है इसे ही कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मैंने कहा इंसेक्टा क्लास जो होता है इसी को कहा जाता है कीट वर्ग, जो है हेक्सापोडा कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा यहां पर इसको क्या कहा जाता है? इंसेक्टा क्लास कहा जाता है। उसके बाद देखिए जो हमारा 5th नंबर का जो क्लास है, होते कितने हैं? मैंने कहा 7 क्लासेस होते हैं। ठीक है, यहां पे होता है ऑक्टापोडा। क्या होता है? ऑक्टापोडा। ये जो ऑक्टापोडा है इसी को और क्या कहा जाता है? मैंने कहा इसी को कहा जाता है एरेक्निडा। क्या कहते हैं इसे एरेक्निडा भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो 6th क्लास होता है, सेकेंड लास्ट क्लास जो होता है हमें पढ़ना होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है मीरोस्टोमेटा। क्या कहते हैं? मीरोस्टोमेटा कहा जाता है। मीरोस्टोमेटा के बाद जो 7th और लास्ट क्लास हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ये क्या होगा? ये हम पढ़ेंगे ओनिकोफोरा। क्या कहा जाता है इसे? मैंने कहा इसे कहा जाता है ओनिकोफोरा। ये 7 क्लासेस को हमें यहाँ पे आर्थ्रोपोडा में इसी ही पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्या करना है? स्टडी करना है। कौन कौन सी क्लासेस हैं? हम इसे वन मोर टाइम स्टडी करने वाले हैं। हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ते हैं? क्रस्टेशिया क्लास के बारे में। उसके बाद काइलोपोडा क्लास होता है, डिप्लोपोडा क्लास होता है, हेक्सापोडा जिसे हम इंसेक्टा क्लास कहते हैं, जो एनिमल डाइवर्सिटी का सबसे लार्जेस्ट क्लास कंसीडर किया जाता है, कीट वर्ग कहते हैं। ऑक्टापोडा को हम कहते हैं यहाँ पे एरेक्निडा। मीरोस्टोमेटा 6th क्लास है, और लास्ट क्लास क्या होता है? ओनिकोफोरा। ठीक है, यहाँ पे आज के लेक्चर में हम बेसिकली केवल 2 क्लासेस के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसके बारे में बहुत ज्यादा जनरल कैरेक्टर्स हमें स्टडी नहीं करना होता है। ये कौन से हैं? हम यहाँ पे मीरोस्टोमेटा और ओनिकोफोरा क्लास पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शॉर्ट क्लासेस होते हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैंने कहा कि अगर हम 6th क्लास मीरोस्टोमेटा
मीरोस्टोमेटा क्लास की बात करें तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ये जो मीरोस्टोमेटा क्लास होता है इसमें कौन सा मेंबर आता है। देखिए मैंने कहा मीरोस्टोमेटा क्लास में एक मेंबर आता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है किंग क्रैब। क्या कहते हैं इसे किंग क्रैब कहते हैं। यहाँ पर जो है स्टूडेंट के माइंड में मिसकंसेप्शन रहता है, मैं इसे क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पर एक स्पीसीज जो कि मीरोस्टोमेटा में है उसे किंग क्रैब कहते हैं, ठीक है, और एक स्पीसीज और पढ़ते हैं जिसे हम ओनली क्रैब कहते हैं। क्रैब या फिर कैंकर जो है इट इज अ मेंबर ऑफ क्रस्टेशिया, ठीक है, जाता है, इसी को कहा जाता है ल्यूमुलस। क्या कहते हैं इसे ल्यूमुलस कहते हैं। और यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ल्यूमुलस जो है वो क्या है। यहाँ पे ल्यूमुलस जो है जिसे हम क्या कहते हैं किंग क्रैब भी कहा जाता है, इसे क्या कंसीडर किया जाता है, मैंने कहा इसे जो है लिविंग फॉसिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है, जीवित प्रकार के जीवाश्म कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किंग क्रैब को ल्यूमुलस कहते हैं, ये लिविंग फॉसिल है, जीवित जीवाश्म है, एंड इट इज अ मेंबर ऑफ मीरोस्टोमेटा क्लास ऑफ द आर्थ्रोपोडा फाइलम, ठीक है। इसके साथ साथ एक और कैरेक्टर जो हमें पता होना चाहिए किंग क्रैब के बारे में, ये कौन सा है कि इसमें जो रेस्पिरेशन का जो तरीका होता है वो बहुत स्पेशल होता है। यहाँ पे रेस्पिरेशन किससे होगा, रेस्पिरेशन के लिए जो यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, संरचनाएं श्वसन के लिए पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है बुक लंग। क्या कहते हैं इसे जो है बुक लंग्स कहा जाता है, जिसके थ्रू बुक लंग्स या फिर समटाइम यहाँ पे बुक गिल्स भी होते हैं। क्या होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर किंग क्रैब और ल्यूमुलस में बुक गिल्स या बुक लंग्स के थ्रू जो है रेस्पिरेशन होने के पॉसिबिलिटीज या फिर चांसेस हैं, ठीक है। हमने 6 क्लास के मेंबर के बारे में, इसके सारे कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया, बहुत ज्यादा शॉर्ट क्लास होता है। अब हम सीधी लीड करते हैं ओनिकोफोरा की तरफ। देखिए ओनिकोफोरा और मीरोस्टोमेटा दोनों क्लासेस से प्रीवियस पीएमटी के एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। क्यों, क्योंकि लिविंग फॉसिल का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसके बाद हम जो ये ओनिकोफोरा पढ़ने वाले हैं, इसमें जो मेंबर आता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, ये बेसिकली क्या कहते हैं, पेरीपेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे पेरीपेटस कहते हैं। और ये पेरीपेटस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पेरीपेटस जो है इट इज एक्ट एज कनेक्टिव लिंक। ये क्या होते हैं, ये कनेक्टिव लिंक होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है संयोजक कड़ी होते हैं। लेकिन ये संयोजक कड़ी तो होते हैं, लेकिन किस पर्टिकुलर 2 स्पीसीज के बीच में, मैंने कहा यहाँ पर पेरीपेटस जो होते हैं वो कनेक्टिव लिंक होते हैं एनलिडा फाइलम के बीच में, ठीक है, एनलिडा फाइलम एंड आर्थ्रोपोडा फाइलम, ठीक है। आर्थ्रोपोडा और एनलिडा फाइलम के बीच में जो संयोजक कड़ी होता है उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, वो होता है पेरीपेटस, ठीक है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कनेक्टिव लिंक क्यों होते हैं, इसका मीनिंग क्या है। संयोजक कड़ी इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि यहां पर पेरीपेटस जो होता है वो स्पीसीज है आर्थ्रोपोडा फाइलम में जो बेसिकली क्या होते हैं, इसके कुछ एक कैरेक्टर जो है वो एनलिडा से मैच करते हैं, बट सम कैरेक्टर्स आल्सो मैच विद द आर्थ्रोपोडा फाइलम। दोनों ही फाइलम के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, देखे जा सकते हैं। इसी के बेसिस पे हम इसे पेरीपेटस को क्या कहते हैं, इट जनरली एक्ट एज ए वर्क एज अ कनेक्टिव लिंक, संयोजक कड़ी की बातें क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 क्लासेस को क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। इसके बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन हमें पढ़ना होता है। डिटेल में हम यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 5 क्लासेस हैं, क्रस्टेशिया, काइलोपोडा, डिप्लोपोडा, हेक्सापोडा और ऑक्टापोडा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने ऑल द लाइफ प्रोसेसेस दैट जनरली बिलोंग टू द आर्थ्रोपोडा फाइलम एज वेल एज द क्लासिफिकेशन का बेस देखा, और 2 टाइप्स के क्लासेस मीरोस्टोमेटा और ओनिकोफोरा के बारे में क्या किया, स्टडी किया। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या स्टडी करेंगे, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द आर्थ्रोपोडा फाइलम क्लासेस। यहाँ पे जो भी रेस्ट क्लासेस बच गए हैं उसके जनरल कैरेक्टर्स के साथ साथ वहाँ पे इनका जो भी फिगर होता है, एग्जाम्पल्स होता है, उन एग्जाम्पल्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।